many patients came to me for daughter. They already had a son. Very important. We have to make, हम अपने पेशेंट को बिल्कुल हमें समझाना पड़ेगा कि हमें IVF के लिए क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए. Even for us also, even for patient also, we are little tensed about it कि pregnancy आराम से smoothly निकल जाए. But the right age is around 25-26. Get your egg frozen. नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके सामने, जो कि है वुमेन से रिलेटेड, एंड दैट इज IVF. और इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे पास हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सरिता, जिनके पास मोर देन 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट मैम. सो जैसे कि आजकल आप देखते हैं IVF की एक्सेप्टेंस हो गई है लोगों में, जो कि इनिशियल टाइम में टैबू हुआ करता था. तो ये जो डिफरेंस आया लोगों में, कब आया, कैसे आया, क्या आपने चेंज नोटिस किया इस पीरियड में? जब मैंने 18 साल पहले ये शुरू किया था, तब एक सबसे कॉमन क्वेश्चन होता था, क्या ये हमारा बच्चा है, क्या हमारे जीन से यूज होंगे. उसको समझाते समझाते पेशेंट को हमें बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता था कि बच्चे रेडीमेड नहीं है, ये आप ही के एग्स और आप ही के स्पर्म से होंगे. लेकिन अभी गांव का पेशेंट भी काफी एजुकेट हो गया उसमें, और वो खुद से आगे बढ़ के इसके ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, जो शायद उन लोगों को पहले नॉलेज नहीं थी. मैम, क्योंकि IVF की अगर हम बात करते हैं, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड कि कोई एबनॉर्मलिटी या कहूँ, या इसको इन अदर वर्ड्स की कोई कमी किस औरत में है, इसलिए IVF के लिए जा रहे हैं. देखिए, कमी फीमेल या मेल दोनों में हो सकती है. आजकल इतने सारे रीजंस होते हैं, पॉल्यूशंस है, स्ट्रेस फैक्टर्स है, लाइफस्टाइल्स है, और कुछ करियर माइंडेड लोग खुद से इसको ऑप्ट कर रहे हैं. सो रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं. हाँ, उनके हमें एक सही टाइम पर डिसीजन लेना सबसे इम्पोर्टेंट होता है. अगर आप गाइड करेंगे मैम, व्हाट इज द राइट एज किसी भी कपल के लिए, या एज अ फीमेल लाइक प्लान करना, कब उसको प्लान करना चाहिए कि अब मुझे नॉर्मली प्लान कर लेना चाहिए एंड दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर IVF, जहां मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं? जी, सी देयर इज नो राइट टाइम. हम लोगों को जब भी आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उसका तरीका ये होता है कि किसी भी कंसेप्शन के लिए 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 1, एग विच कम्स फ्रॉम द फीमेल, वो टाइम पर बन रहा है, टाइम पर फूट रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट. और एग्स की क्वांटिटी बॉडी में कितनी बची हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से 25-26 में भी आपकी फर्टिलिटी डिटोरिएट हो रही है. ये मैंने खुद देखा. 25 and 26 years डिटोरिएट हो रही हैं. आप एंटी मैलेरियन हार्मोन हमें नहीं कराते हैं. मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि मुझे 25-26 में एग डोनर से IVF करना पड़ा, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर एनी पेशेंट. उन लोगों के लिए एक शॉकिंग बात हो जाती है. दूसरी बात है कि मेल्स के अंदर भी, व्हेन आई स्टार्टेड 18 years बैक, मेल्स वर रीजन फॉर ओनली 30%. नाउ इट इज अराउंड 60 and 40. 60% मेल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ गैजेट्स यूजेस. बिकॉज हर चीज में, चाहे आप खाने की चीजें ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, सब में देयर इज अ पॉल्यूशन ऑफ दोज इंसेक्टिसाइड्स एंड एवरीथिंग. थर्ड इज वेरी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज देयर, जिसका इफेक्ट आ रहा है. सो मैम, जैसे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, क्या ये रेशियो मेट्रोज में ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज विच आर 2-tier cities? मेट्रोज में ऑब्वियसली इट इज मोर, इट इज नॉट सो मच इन दिस थिंग. बट हाँ, जो 2-tier cities है उसमें और रीजंस है. पीपल आर एडिक्टेड टू सर्टेन स्मोकर्स आर देयर, अल्कोहल दे आर एडिक्टेड, सो देयर आर अदर रीजंस फॉर दैट. क्योंकि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं मैम, तो आई वुड लाइक टू नो कि जब हम IVF के लिए जा रहे होते हैं, प्लान कर, कोई भी कपल प्लान कर रहा है, दोनों, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, उनको इस चीज को कितना अवॉइड करना चाहिए? See, alcohol, though it is allowed, like I know infertility safely like 1 to 2 pints per week, something like that. Okay. But more harmful is the tobacco. हाँ, villages में आप देखो, बीड़ी is a common thing. Even females are taking it. Right. If you see for smokers in metro cities या IT sector people, even females are smoking a lot. So tobacco has got a very harmful effect on the sperms and on the quality of the eggs. जितना अच्छा हम लोग लाइफस्टाइल जिएंगे, सी आवर बॉडी इज अ मशीन. जो हम उसके अंदर डालेंगे, द बॉडी इज गोइंग टू गिव अस बैक. इफ यू पुट इट रॉन्ग थिंग्स, सो द बॉडी इज गोइंग टू गिव अस अ बैड थिंग ओनली. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, एक फास्ट लाइफ की वजह से, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग पर डे. दिस इज फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स जो 18, 19 या 20 years में हैं.
सो क्या जंक फूड इनफर्टिलिटी को लीड कर सकता है? 100% जंक फूड ऑलवेज, सी आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि जो भी हम अपनी बॉडी में डालेंगे बॉडी इज गोइंग टू गिव अस बैक दैट ओनली. अगर हम बॉडी में जंक फूड डाल रहे हैं तो बॉडी इज गोइंग टू गिव अस जंक. सो दैट इज वाई 24, 25, 26 years में we are not getting the eggs. The fertility is deteriorating like anything. क्या टू मच ऑफ एक्सरसाइज, बॉडी केयर करना या किस तरह के आई मीन स्टेरॉइड्स लेना या कोई ऐसी चीजें लेना, इंजेक्ट करना अपनी बॉडी में, कैन बी अ रीजन फॉर इनफर्टिलिटी? Normally, the boys who are going to gym or who are taking the hormones for their bodybuilding, it affects. They should know the proper cycle, how they have to go through it. कि उसमें प्रॉपरली हमें इस टाइम पे ये हार्मोन बंद करना है और उसकी रीजनरेशन के लिए हमें क्या लेना है. अगर वो नॉलेज नहीं होगी तो यू लैंड इन इनफर्टिलिटी, difficult situation. In females, the main thing is females normally don't take in bodybuilding and all, but if they take a very good lifestyle, they are living a very healthy lifestyle, eating healthy things. तो मेरे को 35, 36, 38 years में भी we have got a good eggs because that female was leading a very good lifestyle. अगर गुड लाइफस्टाइल की बात करें तो मैम व्हाट वुड यू काउंट एज अ गुड लाइफस्टाइल? गोइंग फॉर एक्सरसाइजेस एंड it's a 70% diet. It is a 30%. Our body is made up of muscles. Uterus is made up of muscle. So when we exercise, the blood flow increases, the oxygen increases, which we need obviously for the baby. Second thing is if we are taking properly nuts, seeds, fruits, salads, or properly pulses, proper protein diet, so that obviously give us a good quality of eggs and good quality of embryos. विदाउट टेकिंग एनीबडीज नेम मैम, कई लोग क्लेम करते हैं कि योगा के कुछ मेथड से या सर्टेन अदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से दे कैन इंक्रीज एग्स. क्या ऐसा पॉसिबल है? Increase eggs, I can't say that, but yes, quality of the egg is definitely improved. See, we do get the yoga done to patients at our center. There are certain pelvic exercises जिनसे blood flow बढ़ता है. तो अगर blood flow बढ़ेगा तो obviously the response will be better. Second thing, there are certain Ayurvedic medicines जिसकी वजह से egg का quality improve होता है. Because वो because that decreases the oxidative stress of our body. जब oxidative stress कम होगा तो obviously हमारे organs अच्छा काम करेंगे. Ovary भी एक organ है, वो अच्छा काम करता है and it gives us the good quality eggs. मैम नाउअडेज अगर हम देखते हैं आए दिन रील आती है स्पेसिफिकली टू वुमेन कि उनका कॉर्टिसोल बहुत बढ़ा हुआ है, all these things. Yes. तो क्या ये भी इफेक्ट करता है फर्टिलिटी को? Definitely, cortisol is a stress hormone. When we are stressed out, it shoots up, and whenever the cortisol shoots up of our body, it inhibits the ovaries and other organs also. And there is a lot of effect of cortisol hormone on the ovary because it is managed by our cerebrum, and ovary is also managed from there only. तो इसका प्रभाव मतलब पड़ता है altogether? 100%. Stress That is why we tell patients to go for a meditation, go for a detox of the body. I prefer that before going for a final step of the IVF, that is embryo transfer. हमें एक IVF जर्नी स्टार्ट करने से पहले कपल काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? Very important. We have to make, हम अपने पेशेंट को बिल्कुल हमें समझाना पड़ेगा कि हमें IVF के लिए क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए. अगर कोई भी कपल मेरे पास 1 साल बाद आता है शादी के और मुझे लग रहा है कि उसकी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि मैं IVF के लिए जाना चाहिए, तो आई विल मेक दैट कपल अंडरस्टैंड. दे हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज देयर राइट. और अगर 10 साल बाद भी कोई कपल आ रहा है और उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो मैं बोलूंगी नहीं, आप नॉर्मल के लिए देख सकते हो. सो मैम व्हाट इज द, जैसे मैंने इनिशियली बोला था, आपने कहा था कोई राइट एज नहीं होती, बट फिर भी कौन सी एज है जिससे पहले हमें IVF के बारे में अब तो डिटरमिन होके सोच लेना चाहिए? It's not about the age, it is about how much time has passed कि आप ट्राई कर रहे हो कंसेप्शन के लिए. वन थिंग. सेकेंड थिंग, जब आप एक फर्स्ट विजिट करते हो डॉक्टर के पास और उसने द क्वांटिटी ऑफ एग्स इन योर बॉडी एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ स्पर्म, उसके आधार पर अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है दैट यू नीड टू गो फॉर IVF, देन यू नीड टू गो फॉर IVF. अदरवाइज अगर नहीं है जरूरत तो डॉक्टर विल टेल यू कि नहीं जरूरत नहीं है. लाइक दैट. मैम इतने साल की प्रैक्टिस आपकी हो गई है एंड बीइंग अ प्रैक्टिशनर, आपने क्या ऑब्जर्व किया है लोगों का बिहेवियर इन केस इफ अ मैन इज नॉट केपेबल इनफ टू हैव चाइल्ड?
See, I normally in a peripheral areas, not much in educated people, Right. they get this thing. उनको मेल्स को ईगो तो है और वो डेफिनेटली हर्ट होता है, बट डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इजीली उस चीज को समझा रहा है समझा है ना. दैट इज वी हैव टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है. Exactly. मैं एक हाईली एजुकेटेड को भी डील कर रही हूँ और मैं पेरिफेरी पे डील कर रही हूँ, Correct. तो आई नो कि उनको कैसे समझाना है, और वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं, डेफिनेटली करते हैं और ब्लाइंडली बिलीव करते हैं. तो जो आप समझाओगे, उनको बताओगे, बट मेन थिंग इज कि अगर मेरे पास कोई कपल आ रहा है और वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग आई टेल देम, डोंट ब्लेम ईच अदर, बिकॉज इसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है. अपने को एक फोकस होके चलना है, और वही हमारा फोकस है. दोनों को साथ में चलना पड़ेगा. जर्नी एक ही है दोनों की. जर्नी एक ही है. सो जो आईवीएफ का पीरियड हम स्टार्ट करते हैं अपनी आईवीएफ जर्नी, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द पीपल? जब भी आप आईवीएफ जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन से इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं. क्या वो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको हर स्टेप समझा रहा है, नहीं समझा रहा है? क्या वो आपके लाइफस्टाइल के इम्पोर्टेंस के विषय में बता रहा है या नहीं बता रहा है? ये तो सबको समझ आता है कि जो हम अपनी बॉडी में डालेंगे वही बाहर निकलेगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. खाली दवाइयों से कुछ होने वाला है नहीं. वी हैव टू, हमें अपनी बॉडी को कितना रीजनरेट करना है, कितना उसको डिटॉक्स करना है. जितनी ज्यादा बॉडी अंदर से रॉ उसमें आएगी, उतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगी. तो आपको एक अच्छी तरीके से, और आपका ये राइट बनता है कि अगर 50 क्वेश्चंस भी हैं तो आप 50 क्वेश्चंस पूछिए, और उनके आंसर, डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि वो हर आंसर को सेटिस्फैक्टरी तरीके से दे. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मैम, हाउ डू यू डील विद द पेशेंट्स जिनमें आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि अब इसमें एग डोनर या स्पर्म डोनर की रिक्वायरमेंट है अब तो, सो हाउ, व्हाट इज देयर रिएक्शन इन दैट केस? सी दैट्स कभी कभी उनके लिए शॉकिंग हो जाता है. और पहली बात तो मेरी आदत है कि इन फर्स्ट विजिट ओनली आई विल टेल देम व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटी मिलेरियन हार्मोन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड एग. स्पर्म का ये होता है कि एवरी 3 months यू गेट न्यू स्पर्म्स. अगर कम हो भी गए then we can do, या if it is nil we can get the sperm from the testis. That is okay. सिर्फ 2% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्पर्म डोनर जाना पड़ता है. एग्स का ये रहता है, there is a blood test, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो मस्ट है फर्स्ट विजिट में. उसमें हमें क्लियर हो जाता है कि इस पेशेंट को एग्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. कभी कभी पेशेंट का डिमांड होता है, जैसे किसी का AMH इज लेस देन 0.5 है, मुझे पता है कि इसमें अंडे इतने, लेकिन फिर भी पेशेंट का ये राइट बनता है, अगर उसको सेटिस्फैक्शन है इस चीज में कि आप मुझे स्टिमुलेट करिए तो मैं करूंगी. बिकॉज आई वॉन्ट टू, वन थिंग इज आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ राइट. सेकेंड थिंग इज कि उस पेशेंट का सेटिस्फैक्शन इज द प्रायोरिटी. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो मैम, जैसे आप इस तरह के पेशेंट्स को जब डील करते हैं, हाउ चैलेंजिंग इट बिकम्स फॉर यू ऑल्सो टू एक्सप्लेन, मतलब लोग इमोशनली कैसे उनको आप डील करते हैं? सी इमोशनल तो मैंने ये देखा है कि अगर आप अपनी बात को विद ट्रांसपेरेंसी, विद क्लियरिटी, विद द प्रूफ ऑफ द रिपोर्ट्स एक्सप्लेन करेंगे, तो एवरी पेशेंट अंडरस्टैंड्स. देयर आर ओनली हार्डली 0.5% पेशेंट दोज हु आर वेरी एडमेंट एंड दे डोंट रिस्पॉन्ड. वो तो हर एक फील्ड में होता है जी. क्योंकि मैम, जैसे हमने बात करी आईवीएफ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और आजकल यंग जनरेशन की लड़कियों में PCOS हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग. तो क्या ये भी लीड करता है इनफर्टिलिटी को? PCOS इनफर्टिलिटी इसलिए करता है कि PCOS में आवर हार्मोन बैलेंस इज अ इशू. नॉर्मली इट इज 1:1, हियर इट इज 3:1. तो उसकी वजह से एग्स टाइम पर नहीं बनते हैं, बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं. हार्मोन साइकिल्स जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो टाइम पर नहीं होती है. एग रप्चर होने में दिक्कत होती है. अगर कोई भी डॉक्टर इसको बैलेंस में ले आता है थ्रू लाइफस्टाइल एंड वेट लॉसेस या सर्टेन मेडिसिन्स आर देयर, तो वी गेट प्रेगनेंसीज. और अगर किसी में रेजिस्टेंट PCO होता है कि आप कुछ भी दे दीजिए, एग फॉलिकल बनकर नहीं आता है, ऐसे केसेस में वी टेल द पेशेंट कि देखो रेजिस्टेंट है, आप IVF के लिए जाइए. एंड फॉर IVF PCOs are really good patients because we get a lot of embryos and the pregnancy rates are also very high. मैम, जैसे कि हमने बात करी गर्ल्स के बारे में, क्या बॉयज में भी ऐसे कोई चैलेंजेस होते हैं?
Boys में normally now the problems are the infections are more, and because they are smoking and all, there are certain drug addictions are there. तो there is a problem of oligospermias या फिर asthenospermias हो जाते हैं, जिसमें मोर्फोलॉजी बहुत खराब हो जाती है. उसमें if we counsel them to have a good lifestyles and to take certain antioxidants, multivitamins, कुछ regenerate हो जाता है. We get a very good response also if they follow. मैम जैसे हम आईवीएफ की बात मैंने करी आपसे, तो आईवीएफ इतना प्रेवलेंट आजकल हो गया एंड पीपल आर ओपनिंग अप आल्सो अबाउट दिस एंड दे वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट माय किड इज एन आईवीएफ बेबी. सो कई बार ऐसे पेशेंट्स आते होंगे कि मुझे इस तरह का ही बच्चा चाहिए है, ऐसा ही कलर चाहिए, ऐसा कुछ कभी कोई डिमांड होती है लोगों की? See, those who are genetically their own baby, उनका तो कोई है नहीं, राइट. जो एग डोनर के लिए जाना पड़ता है, then they want in India, see, the most important thing is कि they want a very good height, and if they certain female has got a light eyes, तो light eyes हो किसी की तो अच्छा होएगा. अदरवाइज तो एज सच कोई ऐसे डिमांड नहीं होती. हाँ, एक डिमांड एजुकेशन की होती है, बट आई टेल देम कि भाई देखो हाईली एजुकेटेड तो नहीं मिलेगा. और वैसे भी इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ब्रॉट अप द चाइल्ड. इट डजंट डिपेंड ऑन द डोनर्स एजुकेशन. वी लुक फॉर द लुक्स, हाइट एंड कलर. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. And why do all the people who are going through an IVF process think कि IVF की जो प्रेगनेंसी है बहुत रिस्की प्रेगनेंसी है, जबकि I believe it's normal, ma'am, after once the It's IVF is not done? risky. The thing is कि because इतने मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई है, and that's they were waiting for so long प्रेगनेंसी के लिए. Even for us also, even for patient also, we are little tensed about it कि प्रेगनेंसी आराम से स्मूथली निकल जाए. तो क्योंकि it's see financial, emotional, mental, all things are involved. Drained off हो जाता तो है. इसीलिए आराम से प्रेगनेंसी हो जाए. That is why we are very cautious. वही एक रीजन है. बाकी आई टेल माई पेशेंट्स कि आप काम करिए, कुछ टाइम के रेस्ट के बाद अपना आराम से काम करिए. सर्टेन थिंग्स वी टेल देम नॉट टू डू अ स्ट्रेन एक्सरसाइजेस, बाकी सब कर सकते हैं. इट इज अ मिसकंसेप्शन और अ रियलिटी, मैम, कि लोगों को लगता है कि आईवीएफ का अगर बेबी है वो सिजेरियन से ही पैदा होगा. नॉट नेसेसरी. सिजेरियन एक प्रिकॉशनरी पॉइंट है, मतलब इट इज लाइक अ प्रिकॉशन, बिकॉज इन नॉर्मल डिलीवरी the baby has to come out from a canal, which is a little tougher thing to do. So cesarean is easy. You just take out the baby and hand it over to the patient. इसीलिए patients are also very apprehensive and doctor is also very apprehensive. I have done certain normal deliveries also, but वो बहुत ज्यादा apprehension की वजह से this step is taken. Maybe the only reason is कि वो emotional और वो सारा financial drain off already हो चुके हैं, they don't want to take any risk. They don't want to take any risk. कोई chances नहीं चाहते. Nothing. So, ma'am, IVF की जैसे हमने बात करी, what do you consider as a good center जहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीजें नोट करनी चाहिए before going for an IVF? See, for any patient who wants to go for IVF, some most important thing is you have to read the real reviews of the patients. That is the most important thing. Second thing कि आप आके डॉक्टर से मिलिए. How transparent is the doctor? Is the doctor making you understand, or is the doctor pushing you? That's the most important thing. Pushing should not be there. Let the patient decide. We have to make the patient understand the whole process. Let them give them time, give them space, let them decide. Very important thing. Third thing is you can meet the real patients when you come and sit outside the OPD. Patients are already sitting there. Come and talk to them. That is the real thing to consider. Though these reviews are very, very important from the original patients. Then you decide for the center. मैम से आईवीएफ की प्रेगनेंसी हो गई, अ लेडी थिंक्स कि उसे पूरे टाइम बेड रेस्ट पे रहना चाहिए बिकॉज इट इज एन आईवीएफ बेबी. No, it's nothing like that. I've got a certain patients who are doctors also, who are working in IT sectors also, who are managing their own works also. They have got their own business. So अगर वो सारा time लेटेंगी, how will they manage their work? So it is not like that. Few first 1.5 to 2 months are very important. Otherwise you can go back to your work, do your work, take precautions in certain things. It goes smoothly. I've got a certain patients also who came here, got the pregnancy, stayed here for 3 months, and then traveled with the flight from outside countries. So that's also happened. That's fine. मैम, आईवीएफ को लोग श्योरिटी क्यों मान लेते हैं कि नाउ दिस इज द लास्ट ऑप्शन, लास्ट होप,
और ये वर्कआउट करेगा ही करेगा बिकॉज इट्स एन आईवीएफ नाउ? See, because see, they are moving a long journey. वो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं and obviously fertility sector में this is the last step, this is the last resort, so they come with a lot of hope. तो वो होप तो रहती है obviously, सबको रहती है, everybody wants baby, पर लास्ट रिसोर्स इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक बारी में नहीं तो दूसरी बारी में, तीसरी बारी में प्रेगनेंसीज हो जाती हैं. देयर आर हार्डली 1% पेशेंट्स जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती है. सो मैम, जैसे ही मैंने बोला कि ये लोगों के दिमाग में एक श्योरिटी होती है कि आईवीएफ कराया तो बेबी होगा ही होगा, ये वाले पेशेंट्स जो होते हैं, ये इनका नंबर कितना ज्यादा है? आजकल इतना नहीं है. पीपल सर्च गूगल एंड कम, दे नो कि इसका एक सक्सेस रेट है, सो दे आर रेडी फॉर हिम. अगर मेरे पास कोई पेशेंट आएगा बाहर से 2 साइकिल फेलियर होके आया है, वो ऑलरेडी मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कुछ पेशेंट आते हैं जिनको कहते हैं नहीं आप बताइए 100% गारंटी है या नहीं है. आई एम वेरी क्लियर, कोई 100% गारंटी नहीं होती. वी हैव टू गिव अवर 200%. इफ वी गिव अवर 200% ऑन एवरी स्टेप, then we get 80% back. So in the initial phase of your journey, ma'am, have you faced such patients जहाँ पे लोग ये बोलते हो हमें तो लड़का चाहिए? अभी भी होता है, अभी भी ऐसे लोग आते हैं जिनको लड़का चाहिए. दिस इज इंडिया एंड इंडिया में ये मेन चीज है, सबको पता है सोसाइटी में. एज अ डॉक्टर इट इज अ ड्यूटी टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आजकल तो वैसे भी कोई डिफरेंस नहीं है. गर्ल्स, डॉटर्स एंड सन्स आर सेम. So we have to make them understand, and it is as a doctor to make it very clear कि इंडिया में this is absolutely legal and it's not done. और कोई आपको बोलेगा भी कि ऐसा हो जाएगा, प्लीज उसमें बताइए. This is not done. This is not done. You can have an option for a girl. We cannot have an option for a girl or boy in India. In India. Yeah. आप बच्चे के लिए घूम रहे हैं, बच्चा हो जाएगा, that is more important कि बच्चा हो जाए. So मतलब इस तरह की मेंटालिटी जो जब आप डील करती हैं, being so educated, being a doctor and dealing every day with the patients, so how difficult it becomes to make them understand कि नहीं भैया ये सिचुएशन नहीं आ पाएगी कि आपको लड़का मिले. Actually problem क्या होता है, the females are suffering. If you see in the peripheral villages या जो 2-tier cities होती हैं, उसमें females definitely suffer from these questions. और वो एक ताबू हो जाता है because अगर आपको लड़का नहीं हुआ then you are considered someone who are out from the society. तो ये होता है एंड मैं समझ सकती हूँ. आई टॉक टू देम वेरी कंपैशनेटली कि इमोशनली भी उन लोगों को समझाना पड़ता है. उन लोगों के लिए दे सिट एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, बहुत बार ऐसा हुआ है. लेकिन आपको सही और गलत समझाना पड़ता है और उनको ये समझाना पड़ता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है. जो हमारे हाथ में चीज़ नहीं है उसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि नहीं हो जाएगा या नहीं होएगा. जितना हमारे हाथ में होता है हम उतना ही समझा पाते हैं. कई पेशेंट्स का मुझे बहुत तकलीफ होती है, आप मानेंगे नहीं, महीने में 6-7 पेशेंट ऐसे आते हैं those who have lost their kids. मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं those who wanted daughters, but I have to make them understand कि ये possibility नहीं है. There are patients like who want daughters only. They want daughters. I had many patients came to me for daughters. They already had a son. I remember one patient, he came, daughter expired because she had a leukemia, blood cancer. Son was there, he wanted only, the wife was in depression. They wanted only daughter, but I told them also कि देखो जितना मेरे हाथ में होगा उतना हम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. मैम कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कपल्स होते हैं, आते हैं, they say they do not drink, they don't smoke even, and अब उनकी रिपोर्ट्स में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? सी, आपको पहली बात तो एडिक्शन के बारे में बहुत लोग नहीं बताते हैं, बट वी एज अ डॉक्टर हमारा काम होता है प्रॉपरली हिस्ट्री लेना. अगर कई बार ऐसा हुआ है कि दे आर नॉट स्मोकिंग, नॉट टेकिंग अल्कोहल, दे टेक सर्टेन ड्रग्स विच इज हार्मफुल. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज इज हुकास. दे से कि दैट इज आई थिंक सम हुकास आर कुछ कहते हैं उनको, बट इट हैज गॉट अ टोबैको. एंड टोबैको इज वेरी हार्मफुल. तो ये हमें फाइंड आउट करना होता है कि एक्चुअली व्हाट दे आर टेकिंग, व्हाट लाइफस्टाइल दे आर लीडिंग, जिसकी वजह से they have landed into this issue. Okay. Talking about surrogacy, ma'am, because आज की डेट में हम अगर बात करें, surrogacy has become very challenging now.
इतने सारे नॉर्म्स के साथ जो गवर्नमेंट लेकर आई है, सो कैसे लोग डील करते हैं? बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ बेबी मैम, एट द एंड ऑफ द डे जिसके नहीं हो पा रहा है वो उसको किसी तरह से किसी रूट से जाके चाहिए. See, according to ART bill done, which came in 2022 by the government, the commercial surrogacy is actually not allowed. और अगर आपको कराना है तो you should have a solid reason for it. Okay. उसमें या तो आपका hysterectomy हो गया हो, uterus निकल गया हो, तो obviously government is going to give you permission. You don't have a single baby, आपको मल्टीपल IVF फेलियर्स हो गए हैं तो आपको परमिशन मिल जाती है. तो जो आपकी उनकी नॉर्म्स है, अगर आप उसमें फिट बैठते हो, then you can opt for it. Then you can opt for it. The doctor has to be convinced कि हाँ भाई बहुत सारे IVF फेलियर हो गए हैं already, and या किसी में uterus has been taken out, it is not there. तो the only chance left is then we advise the patient कि आपके घर में कोई हो, the person who can act as a surrogate for you, that is obviously better. Again, my question would be, sorry to put you in between, but already हर किसी के पास बहुत पैसा तो नहीं होता है, राइट? देयर आर पेशेंट जिनको सेरोगेसी ही शायद चाहिए होगी, जब वो ड्रेन्ड आउट हो जाए आईवीएफ से देन वो सेरोगेसी के लिए जाएं. हाउ, मतलब आई मीन हाउ राइट इट इज? नाउ तो गवर्नमेंट हैज टोल्ड कि योर फैमिली मेंबर्स कैन एक्ट एज अ सरोगेट फॉर यू. कंप्लीटली अंडरस्टूड मैम. या तो आई मीन द कमर्शियल सरोगेसी इज नॉट अलाउड. People are getting it done. I don't know how, but it is like I have done a few years back. I did. The sister did for the sister, and bhabhi did for the sister-in-law. So we can do this. So इसमें कोई भी money involvement नहीं होता है. खाली जो आपका IVF का होता है वही इन्वॉल्वमेंट होता है. कमर्शियल सरोगेसी इज वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज. उसमें आपको मैजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है. यू हैव टू टेक एंड इट टेक्स मंथ्स टू टेक दैट, एंड इट इज रियली नीडेड और नॉट. सो दैट इज अदरवाइज द गवर्नमेंट सेक्टर इज टेलिंग दैट यू कैन अडॉप्ट. Okay. So ma'am, since everybody is having a lot of knowledge regarding this IVF nowadays, पहले नहीं होता था, it's becoming very common also. So अगर हम बात करते हैं एग फ्रीजिंग के बारे में, it is becoming prevalent. बहुत सारी गर्ल्स हैं जो राइट टाइम पे सोचती हैं कि अपना एग फ्रीज करा लें, तो उनके लिए वो राइट एज क्या है? बिकॉज उनको डिसाइड करते करते ही टाइम निकल जाता है. Very important. See, nowadays I'm doing this. I'm counseling the girls about this. So correct days to go for an anti-Mullerian hormone test is around 22-23 years. 22-23 years. Yes. आप देख लो, अगर आपके पास टाइम है, AMH is in a good quantity, you can wait for 3-4 years more. But the right age is around 25-26. Get your egg frozen. Get your egg frozen at that time. That is very, very important. फिर आप करियर के लिए कभी भी शादी करो, कभी भी बच्चा करो, इट डजंट मैटर. So I'm talking about the difference between egg freezing and embryo freezing. How much difference this is and उनके जो consequences होते हैं afterwards. Egg freezing अगर हमने कराई और एक couple ने embryo freezing कराई, right? तो embryo freezing के after using that embryo 5 years, 4 years later कितने chances होते हैं pregnancy के? See, egg freezing are normally done for the unmarried girls. Right. एंड उसमें एम्ब्रियो तो बनाकर नहीं रख सकते हम लोग, बट अदरवाइज द एग फ्रीजिंग का क्वालिटी, हाउ गुड द सेंटर इज एंड हाउ वेल दे आर मेंटेनिंग द एग, तो उससे क्वालिटी डिटोरिएशन नहीं होता है. एंड अबाउट द एम्ब्रियोज, आई हैव गॉट अ सर्टेन पेशेंट जिन्होंने आज कराया and we have got the embryos. They had one baby. They came after 3 years for the another baby, and we transferred and they got the pregnancy. So it depends कि आप कितने अच्छे से उनको maintain करके रख रहे हैं. Yeah, we have to be filling the liquid nitrogen daily. That's the most important thing. तो वो अच्छे से maintenance के ऊपर depend करता है. Otherwise quality deterioration नहीं होती है. Because दिमाग में हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि 4 साल 5 साल बाद यूज करना है, तो क्या उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो चुकी होगी? नहीं, क्वालिटी डिटोरेट अभी तक तो मैंने नहीं देखा. आई हैव गॉट अ सर्टेन एग फ्रोजन ऑफ गर्ल्स आल्सो, बट अभी तक ऐसा कुछ मुझे नहीं. और स्टडीज भी कुछ ऐसा प्रूव नहीं करती. नहीं, कोई भी ऐसी स्टडी प्रूव नहीं करती. इफ द सेंटर इज मेंटेनिंग देम नाइसली, देन दे आर perfectly remain with the same quality. They remain with the same quality. कोई ये डिफरेंस when it goes into the body of the girl, तब वो कोई चांसेस प्रेगनेंसी के हाई और लो कुछ होते हैं डिफरेंस? No, it depends. It doesn't depend on that. See, when we are transferring the embryo,
तो हम लोगों को ये पता होता है कि ये कौन सी क्वालिटी का embryo है। इट इज ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 3 का तो कोई मतलब नहीं होता करने का। इवन ग्रेड 2 वी डोंट ट्रांसफर, वी शुड आइडियली ट्रांसफर ग्रेड 1। माय व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि ये होता क्या है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3? See, whenever we make the embryos, when we evaluate them before transferring, तो उसमें जो cells होते हैं, they are of equal size. One thing, they are clean cut. There is no granulation. बीच में blackishness नहीं होना चाहिए. Fragmentation means cell में टूट फूट नहीं होना चाहिए. So, and they should be very clear embryos. They should look good. You can look in good them. कोई भी cells में problem नहीं होना चाहिए, cells में टूट फूट नहीं होना चाहिए. That is called as fragmentation. जो bodies हैं, जो उसके cells हैं, वो equally sized होने चाहिए. So this is how the grading is done basically. So we should only use a grade 1 embryos. अगर हम grade 2, grade 3 embryo use करेंगे तो pregnancy नहीं आएगी. अगर आएगी भी तो baby will have some issue. Okay. मैम एक नया कंसेप्ट चला है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर का, और फ्रोजन तो हमेशा से चलता ही आया है, तो ये क्या डिफरेंस है इसमें? सी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर की हमने इस साइकिल में एग पिकअप किया है, इसी साइकिल में हमने एम्ब्रियो बनाया है. Either we transfer that on day 3 or we take it till blastocyst in the same cycle and we transfer it. That is called as fresh embryo transfer. Frozen is we make the embryos in this cycle, freeze the day 3 or day 5 embryos and transfer them after 1 month or 2 months or whenever the patient wants. Sometimes the patient gets it frozen themselves also कि हमको 1 साल बाद कराना है. So they are called as frozen cycles. जहाँ तक सक्सेस रेट का है, सक्सेस रेट में ये होता है कि जो डे 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं, देखो मैंने ऐसे भी देखा है फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल्स का सक्सेस रेट दे से कि इट इज 15% मोर, बट आई हैव सीन दैट कि वी ट्रांसफर्ड अ डे 5 फ्रोजन एम्ब्रियोज, नहीं आई प्रेगनेंसी, वी डिड अ डे 3 एंड इट वाज एक्सेप्टेड. तो इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स बॉडी. अगर मेरे यहाँ पे फ्रोजन की नहीं आती है तो नेक्स्ट साइकिल में आई विल ट्राई फॉर अ डे 3 फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर. सो इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी का एक्सेप्टेंस क्या है. बट डेफिनेटली फ्रोजन एम्ब्रियोज का सक्सेस रेट इज लिटिल बेटर देन अ फ्रेश डे 3. फ्रेश डे 3 से. मैम जैसे जैसे एज बढ़ती गई है, अब कोई प्लान करता है कि दिस नाउ आई शुड गो फॉर आईवीएफ, बिकॉज एक बच्चा है, कई बार दूसरे तीसरे के लिए ट्राई किया बट नहीं हो पाया, प्रेगनेंसी नहीं आई. नाउ दे आर प्लानिंग कि अब लेट 30s हो गए या इनिशियल स्टार्टिंग 40s हो गए, तो ऐसे पेरेंट्स में जेनेटिक टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? सी आइडियली 30+ पे दे से कि एग्स का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है एंड सिंड्रोम्स होने के चांसेस होते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम और लाइक दैट. सो ऐसे में अगर कोई हिस्ट्री है पेशेंट की, फैमिली हिस्ट्री इज देयर, तो अगर वो 24-25 में भी पेशेंट आएंगे, आई वुड लाइक कि उसका जेनेटिक टेस्टिंग पीजीडी होना चाहिए ताकि एम्ब्रियोज आर हेल्दी और नॉट. देन देयर आर सर्टेन मेडिकल डिजीज लाइक हीमोफीलिया विच इज इन मेल्स, तो वी preferred going for a genetic testing for such patients in a younger age group also. But अगर 30+ patient है और patient demands, we will, because that is the patient's right. And otherwise अगर मुझे लग रहा है कि एम्ब्रियो का कम एम्ब्रियोज है, हमारे पास 2-3 एम्ब्रियोज हैं और कुछ एकदम हेल्दी वाले नहीं है, आई वुड प्रिफर गोइंग फॉर अ जेनेटिक टेस्टिंग. अदरवाइज इफ वी ट्रांसफर ग्रेड 1 गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज, उसमें इतना ज़रूरत नहीं होती है ज़रूरत. So, ma'am, as we were talking about the right age for the girls to freeze their egg is exactly क्या period है? जैसे आपने बोला 23, कोई अब चाहता है now they're into their their लोग regular routine 30+ में शादी करते हैं, तो freeze करने का तो दिमाग में ही नहीं आता मैम. नहीं, आजकल that's what I'm telling you, we are trying to counsel the girls now and काफी अभी improvement शुरू हो गया है, we are into this. बाकी अदरवाइज तो आइडियल एज शुड बी लेस देन 30 years. इट इज लाइक यू शुड गेट योर एग्स फ्रोजन. सो मैम अगर किसी की पहली नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, नाउ दे आर नॉट हैविंग बेबी, सेक नहीं हुआ, तो क्या ऐसा कहा जाता है या ये सिर्फ मिथ है कि उनके आईवीएफ के चांसेस बढ़ जाते हैं किसी ने पहली बार नेचुरली कंसीव किया है तो? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट. कोई रीजन होगा, जैसे अगर सर्जरी हुआ है या फर्स्ट विजाइनल डिलीवरी में कोई इश्यूज आ गए थे, पेशेंट को पीपीएच हो गया या कोई भी इश्यू हो गया, तो फिर द ट्यूब्स माइट गेट ब्लॉक्ड. तो नॉर्मली सेकंड टाइम में, अगर सेकंड बेबी के लिए इफ यू हैव टू गो फॉर आईवीएफ, कैन बी द मेल रीजन ऑल्सो. और अदरवाइज द फीमेल्स आर नॉर्मली ट्यूबल ब्लॉकेज इज देयर, या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से द ट्यूब्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. सो दीज आर द रीजंस फॉर द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी.
Thank you so Basically. much, ma'am. There was a lot of information that we have gained today with respect to IVF. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you so much.